वेलकम टू पाइन क्लासेस। आप देख रहे हैं 10th क्लास सेकेंड चैप्टर हिंदी के 20 के दांत उसके क्वेश्चन आंसर। तो आप अपने क्वेश्चन आंसर मिलान करते चलें कि आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है, किस क्वेश्चन के आंसर। आपका पहला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की मतलब 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसके आप उत्तर लिखेंगे, इस कहानी में सेन साहब की बेटियां जहां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत है, वहीं उनके लिए हर तालीम को देना माँ बाप अपना कर्तव्य समझते हैं। उनके रिश्तेदार में इसकी चर्चाएं आम होती रहती थी, पर वहीं दूसरी ओर उनके वंश का वारिस ठीक इन सब के विपरीत था। कासू नाम था। इसके लिए कोई नियम कानून नहीं थे, बिल्कुल माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। इसी कारण से उसे आसपास के लड़कों से लड़ाई होती रहती थी। एक दिन सेन साहब और उसके नौकर के बेटे के बीच लड़ाई हुई और उसमें सेन साहब ने अपने नौकर को खूब धमकाया डराया, जबकि खोखा की गलती ही रहती थी। दूसरी बार लट्टू खेलने के सिलसिले में खोखा और उस नौकर के बेटे मदन के बीच जमकर लड़ाई हुई, जिसमें खोखा के 2 दांत टूट गई। इस कारण मदन के पिता की नौकरी चली गई, परंतु उसे यह गम नहीं था, बल्कि एक खुशी थी कि उसके बेटे ने उस खोखा के विषैले दांत तोड़ दिए। इस तरह यहाँ खोखा के दांत को 20 के दांत के रूप में प्रदर्शित किया गया है, अतः यह नाम सार्थक है। अगला प्रश्न है आपका कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो आप उत्तर लिखेंगे, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए गए लिंग भेद भाव इस प्रकार हैं कि वे अपने 5 लड़कियों को हमेशा तालीम देते रहते थे। क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तालीम की जीती जागती कठपुतलियाँ थीं। वे दौड़ती एवं खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। सोसाइटी की तारिकाएँ भी उनके रोम रोम में बसा हुआ था। और वहीं इनका बेटा ठीक इसके विपरीत था। उसे खेलने कूदने रहने की कोई तालीम नहीं दी गई, क्योंकि वह सेन साहब का इकलौता बेटा जो था। किसी भी चीज़ को तोड़कर देखना, कहीं भी कुछ सामान बिगाड़ देना उसकी आदत थी। इन सभी चीज़ों को सेन साहब बेटे का गुण समझकर खुश होते थे। इस प्रकार लिंग भेद पर सेन साहब का पालन पोषण किया, मतलब लिंग भेद करते हुए सेन साहब पालन पोषण कर रहे थे। आगे, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो आप उत्तर लिखेंगे, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, क्योंकि हकीकत में खोखा का आविर्भाव तब हुआ जब सेन साहब की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। वहीं दूसरी ओर वह घर के नियमों का भी अपवाद था, क्योंकि इसमें मोटर को खतरा रहता था। इसके अलावा इसका रहना, खेलना तथा घर का सामान तोड़ना भी अपवाद में था। सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। सेन दंपत्ति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी ट्रेनिंग भी वैसी ही दी जा रही थी। खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। उसके लिए सेन साहब ने घर में ही कारखाने का बरही मिस्त्री को 2-1 घंटे के लिए बुलाकर उसे सीखने का इंतजाम किया था। इस तरह से उसकी शिक्षा घर पर ही तय थी। सप्रसंग व्याख्या करें। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उसके माता पिता को इस बात पर गर्व है। तो आप इसको व्याख्या कैसे करेंगे? सबसे पहले तो पाठ का नाम, लेखक का नाम को लेते हुए आप लिखना चालू करेंगे और लिखेंगे, सेन साहब की 5 लड़कियां थी और 1 लड़का। सेन साहब ने लिंग के अनुसार तहजीब और तमीज़ का बंटवारा किया था। लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी तालीम दी गई। वे लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत थी, अतः ये लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां, और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व था। दूसरा है, खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांत को क्यों बदल लिया था। तो आप उत्तर लिखेंगे कि खोखा सेन साहब का बेटा है जिसे इंजीनियर होना है। इसमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही है। घर में ही कारखाने का बरही मिस्त्री को 2-1 घंटे के लिए बुलाकर उसे ट्रेनिंग दिलवाते थे। अतः खोखा के इंजीनियर जैसा दुर्लभित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांत को बदल दिया।
आगे है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, इसकी व्याख्या करें। तो आप उत्तर लिखेंगे, सेन साहब को अपने गाड़ी पर नाज था क्योंकि उसे गंदा या छेड़छाड़ करे उन्हें पसंद नहीं था। एक बार गिरधर लाल के बेटे मदन ने सेन साहब की गाड़ी छूकर गंदी कर दी तथा ड्राइवर द्वारा मना किए जाने पर वह उसे मारने दौड़ता है। अतः ये सब सेन साहब ने गिरधारी लाल को बताकर चेताया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। आगे है आपका, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, इसकी व्याख्या करें। तो आप उत्तर लिखेंगे, शाम के वक्त कासू खेलता कूदता बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। अतः यहाँ खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत भी लट्टू नचाने की हुई। इस प्रकार खोखा यहाँ हंस के रूप में कौआ की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया था। आगे, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो आपका उत्तर होगा कि सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच सेन साहब के बेटे की स्कूली शिक्षा पर बातचीत हुई और पत्रकार से उनके अपने बच्चे के विषय पर सवाल किया गया। तब पत्रकार ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। आगे, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो आप उत्तर लिखेंगे, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यही बताना चाहता है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। आगे, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग का द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो आप उत्तर लिखेंगे, कासू और मदन के बीच लट्टू नचाने को लेकर झगड़े हुए थे। इस लड़ाई में लेखक यही दिखाना चाहता है कि यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। बच्चों में इतनी अक्ल नहीं होती है कि वह किसी से मदद ले या मालिक के लाडले को न मारे। बच्चे मानसिक रूप से छोटे बड़े नहीं होते। आगे आपका प्रश्न है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक इस कथन को कहानी के एक उदाहरण से पुष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब का लड़का कासू महल में रहने वाला है और गिरधर लाल का बेटा मदन झोपड़ी में रहने वाला। दोनों के बीच जब झगड़ा होता है तो कासू मदन से बुरी तरह पीट कर भाग खड़ा होता है। बाकी सभी लड़के तमाशबीन रहते हैं। इस प्रकार महल वाले की हार और झोपड़ी वाले की जीत होती है, जबकि अक्सर ऐसा होता है कि झोपड़ी वालों की मदद ले महल वाले ही जीतते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में महल वाले ही जीत तभी होती है जब झोपड़ी वाले अपने ही लोगों के खिलाफ उसकी मदद करते हैं। आगे है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। आप उत्तर लिखेंगे, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से इसलिए लगाया क्योंकि मदन ने कासू के 20 के 2 दांत तोड़े थे। आगे, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप लिखेंगे कि सेन साहब जो अपनी अमीरी का रौब तथा अपनी कार को अपनी शान समझते थे, वे लिंग भेद करने वाले प्राणियों में से एक थे। अपनी बेटे के लिए अलग तालीम एवं बंदी से बेटे के लिए सारे नियम अपवाद हो जाते। वहीं दूसरी तरफ सेन साहब मालिक और नौकर के बीच फासलों को और बढ़ाते हुए नजर आते हैं। मदन जो गिरधारी लाल का लड़का था, जिसे अमीरी गरीबी में कोई अंतर नहीं मालूम था, लेकिन अपने मालिक के द्वारा चोर डाकू और गुंडे की दी गई उपाधि को वह यहाँ निर्वाहन करते नजर आता है। वह हमेशा मालिक और नौकर के बीच पिसता हुआ नजर आता है। उसे अपने मालिक बेटे से हमेशा लड़ाई होती रहती थी। एक दिन उसने उसके 2 दांत तोड़कर इस मालिक और नौकर के बीच के फासले को खत्म कर दिया था। कासू सेन दंपत्ति का इकलौता बेटा था, जिसमें इंजीनियर बनने का लक्षण इसके चाल चलन से प्रतीत होता था।
इसके लिए सारे घर के नियम अपवाद में हुआ करते थे। कासू की पढ़ाई लिखाई घर में ही होती थी। इस दुर्लड़ती स्वभाव के कारण सेन साहब को इस पर गर्व था। कासू की एक आदत थी कि वह हर घर के सामान को खोल कर, तोड़ कर या उसे बिगाड़ देना चाहता था। ये ही उसके इंजीनियर बनने का लक्षण था। वह एक माँ बाप का बिगड़ा हुआ बेटा जिससे कोई संस्कार मौजूद नहीं थे। गिरधर लाल सेन साहब और फैक्ट्री में किरानी था। वह हमेशा ही अपने मालिक के द्वारा अपने बेटे की हरकत की वजह से बात सुननी पड़ती थी और नौकरी से निकालने की धमकी मिलती थी। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करता था, परंतु इस नौकरी की वजह से वह अपने बेटे को शिकायत मिलने पर बहुत मारता भी था। यहाँ गिरधर गरीबी की गुलामी या लाचारी से निर्वहन करता नजर आता है। एक दिन वह इस गुलामी से मुक्त होकर वह अपने बेटे को सम्मान और प्यार देता नजर आता है, क्योंकि उसके बेटे ने आज उसके घमंडी मालिक के बेटे के दांत तोड़ दिया, जो 20 के दांत जैसा प्रतीत होता था। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। हमारी नज़र में मदन इस कहानी का नायक है। इस कहानी में वह एक गरीब लाचार माँ बाप का बेटा है जिसे वह नहीं समझता। बेचारा हर बार अपने मालिक के बेटे की वजह से अपने प्रिय पिता द्वारा पीटा जाता है। उसे मार खाने की आदत सी पड़ गई है। एक बार सेन साहब के बेटे कासू के 2 दांत झगड़ा के दौरान मदन ने तोड़ डाले, जिसके कारण उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन पिताजी ने उसके कारण अपने बेटे को पीटने के बजाय उसे प्यार करते हैं, क्योंकि आज मदन ने वह कर दिया जो उसके पिता ने हमेशा अमीरों के खिलाफ आवाज़ या विद्रोह की आवाज़ उठाने की कोशिश करते। यहाँ मदन अपने मालिक के गुलामी से आज़ादी की लड़ाई लड़ता नजर आता है। आगे आरंभ में ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण में उपस्थित कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, सेन साहब की गाड़ी पर नाज थी, काली चमकती हुई जैसे कोयल घोंसले में कब उड़ जाए, काले रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत समझो। इनकी 5 लड़कियां तहवीज और तमीज की जीती जागती मूरत है। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था तथा घर के नियमों का भी अपवाद था। एक बार खोखा ने लट्टू देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। फिर वह आवारा छोकरों से शामिल होने की कोशिश करता, जैसे हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इस लट्टू खेल के सिलसिले में कासू और मदन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। कुछ ऐसे ही प्रमाण इस कहानी में मिलते हैं। आगे 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें, जो कि हम लोग पहले ही सुन चुके हैं। भाषा की बात, कहानी से मुहावरे चुनकर उसके स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करें। तो इसमें एक आया है आँखों का तारा, तो इसका होता है बहुत प्यारा। तो खोखा सेन साहब के आँखों का तारा था। कौवे की तरह चिल्लाना, तो रोहन कौवे की तरह चिल्लाकर गाना गा रहा है, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। हंस कौवों की जमात में, तो कासू आवारा लड़कों के साथ में था, जैसे हंस कौवों की जमात में था। दुर्लड़ती स्वभाव, रामू दुर्लड़ती स्वभाव का था, मतलब सोखियल। आगे है कहानी में विदेशी शब्द चुनें और उनकी स्रोत बताएं, जैसे स्ट्रीमलैंड, क्लीनर, सोफर, बिजनेसमैन, इंजीनियर, किंडरगार्टन स्कूल, जेंटलमैन, लॉन, आउट हाउस, ये सब अंग्रेजी शब्द है। वहीं किरानी, ये पुर्तगाली शब्द है। तहजीब, तमीज़, हरकत और तारीफ़, ये फारसी शब्द है। कैदी और मांस, ये अरबी शब्द है। आगे कहानी में 5 मिस्र वाक्य चुनें, तो मतलब कहानी में मिस्र वाक्य चुनें। तो सेन साहब की नई मोटर बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है और काली चमकती हुई स्ट्रीमलैंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। अगला है दूसरा, हकीकत तो यह है कि धोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते ही भी होते तो कुछ समझ में नहीं आती। आगे वाक्य भेद स्पष्ट करें। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ये मिस्र वाक्य है, चूँकि इसमें पहले पे दूसरा निर्भर कर रहा है। पत्रकार महोदय चुप
मुस्कुराते रहे, तो ये सरल वाक्य है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लप के सोफर भी दौड़ा, ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य ड्राइवर जरा दूसरे चक्कर को भी देख लो, पंप ले आकर हवा भर दो, ये संयुक्त वाक्य है। तो इस प्रकार से आपके दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। बने रहें पायनियर ऑडियो बुक के साथ।